फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्दो की शान रसालत में गुस्ताखी करने पर रजा एकेडमी समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने भिंडी बाजार जंक्शन मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने जहर आलूद जहनीत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रजा एकेडमी ने फ्रांस के सदर को मकतूब रवाना करते हुए मैगजीन का लाइसेंस मनसूख करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। अनंतनाग के लाल चौक में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हमला किया है। अनंतनाग के लाल चौक में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। अनंतनाग के लाल चौक में यह हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम हो गए। बेलगाम हो क्यों ना, बोर्ड में गुज़िश्ता 2 सालों से न कोई कमेटी है और न कोई चेयरमैन। वक्फ बोर्ड दफ्तर में जब कोई दूर दराज के इलाकों से चलकर अपने काम के लिए आता है तो उसे भी अफसरान की अदमौजूदगी का सामना करना पड़ता है। मुहिबान भारत कमेटी के अरकान भी बोर्ड के ज़मीनों पर हो रहे नाजायज़ कब्जे और वक्फ ज़मीनों में हेरा फेरी को लेकर जब मेमोरेंडम देने पहुंचे तो इन्हें भी घंटों दफ्तर में अफसरान का इंतजार करना पड़ा और जब इन्हें कोई नहीं मिला तो बोर्ड सीईओ के दफ्तर के दरवाजों के बाहर इन्होंने मेमोरेंडम को चस्पा कर दिया। पूरे मामले पर मुहिबान भारत कमेटी के जिम्मेदारान से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में 2 साल से वक्फ बोर्ड लावारिस है। यहाँ पे कोई कमेटी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के सामने खड़े हैं। यहाँ पर ना तो एडमिनिस्ट्रेटर है और ना सीईओ। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है जो आए थे यहाँ पर। आइए उनसे जानते कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तब हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है उसकी फिक्र के लिए आए थे कि जो बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं नवाब के शासनकाल से लेकर अभी तक वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो जर्जर हो गई है और वो गिरने लगी है और उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 2 साल से वक्फ बोर्ड खाली पड़ा, आज तक कोई चेयरमैन नहीं है, जबकि ये मुस्लिम इदारा कहलाता है। पर आज तक किसी को नवाजा नहीं किया, चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो या फिर बीजेपी की इतने टाइम की सरकार हो। तीसरा ये कि 150 कब्रिस्तान हुआ करते थे कभी भोपाल में, आज जाहिर है आप गिन लीजिए, उंगलियों पे गिन जाएंगे 8-10 कब्रिस्तान बचे हुए हैं। प्लस जो बेजा कब्जा किया हुआ वक्त की संपत्ति लोगों ने, उसको हम खाली कराने की दरख्वास्त करने आए थे, रखरखाव की बात करने आए थे। और जो किराए नहीं दे रहे हैं वो किराया, और कितने हज़ारों केस कोर्ट में चल रहे हैं वक्त की संपत्ति को लेकर, जो सरकारी और गैर सरकारी लोगों को दे दी गई है और उनके केस चल रहे हैं कोर्ट में। तो हम चाह रहे हैं उनके लिए लड़ें और उनको छुड़वाएं, आज़ाद करें। अरबों क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ साहब। यहाँ पर हम आए तो ये सीईओ साहब है नहीं, हम 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते अब थक गए। हमने बड़ी कोशिश की इनके स्टाफ से भी बात करने की कि भाई आप साहब से बात करा दीजिए, बुला दीजिए, कुछ कर दीजिए। कोई सहयोग करने तैयार नहीं है। इतने इंतज़ार के बाद फिर हम मजबूरन इस ज्ञापन को जो हम लेके आए थे इनके लिए, वो हमने उनके दरवाजे पर चस्पा कर दिया। और जो वक्फ की संपत्ति है इस पर कितना कब्जा है, क्या है, पूरा रिकॉर्ड इन लोगों के पास में। इन लोगों को जिस तरह से निकालना चाहिए उस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है इसको वापस से निकाला जाए, जिस पे कब्जा है उनको छुड़वाया जाए। क्या कदम होगा, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है तो काम कैसे होगा? यहाँ पर काम के लिए तो भाई कोशिश की जा रही है। हम आए इसलिए थे कि वह काम किया जाए। ये मसला सिर्फ भोपाल का ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का है। वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इसी तरह जिस तरह हम परेशान हो रहे हैं ना, वो लोग भी परेशान होते हैं और आके यहाँ पर 1-2 दिन रुक के जाते हैं। यहाँ कोई भी नहीं मिलता है और उनका काम नहीं हो पाता है। हमें देख रहे जब कोई है ही नहीं, फिर ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी कैसे बच सकती है? देखिए साहब, उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि ये अरबों की संपत्ति है और किराया 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख के तकरीबन आता है। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, जिसको बार बार प्रशासन कहता है या वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, तो उसका किराया अगर आप अरबों खरबों की संपत्ति और 1 रुपये भी मान लें आप, तो अगर 10 अरब की संपत्ति है तो 10 अरब किराया आना चाहिए।
तो ये हालात ये हैं कि डेढ़ जब यहाँ पे कोई नहीं, हम यही एकदम सेम यही जो ज्ञापन है, अब हम यहाँ से सीधे शिवराज सिंह चौहान जी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके बंगले पे जा रहे हैं। वो अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो उनके स्टाफ को ही हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, वहाँ भी ये देके आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है या आखिरी औजारों की बात करें तो यहाँ पर जो है इदारे ज़रूर हैं, लेकिन इदारों का कोई सरबराह नहीं है। यहाँ पर टीम की टीम भी आई तो उसे कोई मिला, यहाँ पे नहीं मिला, ना तो एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात हुई, ना तो सीईओ से। और यहाँ पे ये लोग भी जो है आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, मेमोरेंडम देने, लेकिन उनकी भी मुलाकात हुई। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। महाराष्ट्र असेंबली इजलास का इनेकाद होते ही एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इस सिलसिले में अकोला में मुसलमानों ने जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज करने की कोशिश करते हुए हुकूमत से जल्द मुस्लिम रिजर्वेशन लागू कराने की मांग की। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर अकोला में एक रोज़ा धरने का एहतमाम किया गया था, ताहम कोरोना के सबब इस एहतजाज को मनसूख कर दिया गया। लेकिन कुछ नौजवानों ने जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने बैनर हाथ में उठाकर हुकूमत और इंतजामिया का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की। इन नौजवानों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इन्हें एक मेमोरेंडम भी सौंपा। सर, हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए हम एक दुकान पे बैठकर पंचर नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम पढ़ लिख कर देश की रक्षा करना चाहते हैं। हमने जिलाधिकारी साहब के ज़रिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से डिमांड की है कि वो मुस्लिम समाज को जल्द से जल्द रिजर्वेशन दे, जो उन्होंने अपनी गाइडलाइन में डाला था कि हम जिस वक्त भी सत्ता में आएंगे उस वक्त में मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। उसी के साथ में उन्होंने कहा था कि 6 महीने पहले एक उनका स्टेटमेंट आया था, एक ऐलान हुआ था तिकुनी सरकार की तरफ से कि हम मुसलमानों को जल्द से जल्द रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अब तक के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला नहीं है। पहला अधिवेशन जो है वो शुरू हो चुका है, इसीलिए महाराष्ट्र हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो मुसलमानों को जल्द से जल्द रिजर्वेशन दे। सभी इबादतगाहों को दोबारा खोलने की अर्जी पर समाअत को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। अदालत ने मरकज और रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किया है। ख्याल है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में इबादतगाहों में बड़ी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अर्जी गुजार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दी जाए। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों में बेतहाशा इजाफा और अवाम में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने सख्त एक्शन लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू वाक़े होटलों और दुकानों को कमिश्नर ने फौरी सील करने का हुक्म दिया, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि अब इस कार्रवाई में शिद्दत पैदा की जाएगी। ख्याल है कि औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 26,000 से ज़्यादा है। ऐसे हालात में एहतियात लाजमी है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से अवाम में एक तरह की लापरवाही देखी जा रही है, जिसके नतीजे में शहर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में इजाफा हो रहा है। यौमिया 400 से ज़्यादा मरीज दस्तयाब हो रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि ताजिरों और व्यापारियों की दरख्वास्त पर इन्हें तैयारी के लिए छूट दी गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। औरंगाबाद पुलिस और औरंगाबाद महानगर पालिका संयुक्त रूप से जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं सार्वजनिक स्थल पर, उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। इसके अंतर्गत फर्स्ट अपराध पर उसको 500 रुपीज़ का फाइन किया जाएगा, और यदि वो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के दोबारा पाया जाता है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करने की कार्रवाई की जाएगी। मालेगांव शहर में इन दिनों कोरोना का कहर बरकरार है। शहर के सहारा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फराहमी में लापरवाही का एक मामला सामने आया। अगर बर वक्त मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मालेगांव शहर के सहारा अस्पताल में बैक वक्त कई कोरोना मुस्बत मरीज की हालत तशवीशनाक हो सकती थी। सहारा अस्पताल में रात देर गए ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो रहा था। नासिक के जिस ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर फराहम किए जाते हैं, वहां कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ऑक्सीजन की फराहमी में ताखीर हो रही है। इस मामले को जनता दल सेक्युलर के सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम ने बर वक्त अस्पताल पहुंचकर अस्पताल इंतजामिया से रुजू किया, जिसके बाद पड़ोसी शहर धूलिया से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 92 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 46 मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिलेंडर का थोड़ा तात्कालिक थोड़े से समय के लिए टूटा उड़ा हो गया था, लेकिन हमने सब जगह से एडजस्ट करके अभी पूरी तरह से जो दिक्कत आई थी, समस्या आई थी, उसका हल हो गया है। अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है। और मरीज़ जो है यहाँ कोविड के वो 94 मरीज़ अभी यहाँ पर दाखिल हैं, जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि 46 मरीज़ ऐसे हैं 46 जिनको हर हाल में O2 की ज़रूरत है। अगर आधा घंटा भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिली या कट हो गई तो
उनकी मौत भी हो सकती है और वो खतरनाक सिचुएशन में जा सकते हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? कोरोना की वजह से लॉकडाउन में रांची के दूध कारोबारियों को माली परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अपने पुश्तैनी कारोबार से जुड़े रांची के मुस्लिम गद्दी बिरादरी के लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में गाय के चारे की महंगाई और बीमार होने वाली गाय के इलाज में दुश्वारी से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे में इन्होंने रियासती हुकूमत से काश्तकारों की तरह चलाए जाने वाले फलाही मनसूबे की तरह इनके लिए भी फलाही इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि रांची शहर में बेशतर मुस्लिम गद्दी बिरादरी दूध के कारोबार से जुड़े हैं। इसके लिए वो अपने घरों में गाय पालते हैं। इस बिरादरी की तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी मुलाजमत न मिलने की वजह से इस कारोबार को करने पर मजबूर है। लोगों को जैसे मुआवजा मिलता है और हेल्प होती है वैसे हम लोग को भी मिलना चाहिए। और लॉकडाउन में बहुत महंगाई हुई और गाय जानवर बीमार भी होती है और कोई डॉक्टर बुलाने से अभी आता नहीं है, उसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सरकार हम लोग को एक डॉक्टर भी सरकारी इन्वाइट करें। दुनिया भर में ऑनलाइन तालीम का निज़ाम तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहा है। कश्मीर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुबीन मसूदी ने बिलाल आबिदी के साथ मिलकर मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन ऐप तैयार किया। ये दोनों नौजवान IIT मुंबई से फारिग हैं, मुल्क के IIT शहर बेंगलुरु में मुक़ीम हैं। इन्होंने वादी के हालात को जहन में रखते हुए और ऑनलाइन ज़रिए तालीम के मसाइल को ध्यान में रखते हुए मुफ्त ऑनलाइन ऐप तैयार किया है। इस सहूलत का नाम है वॉइस ऐप। इसके सबब बड़ी खुसूसियत यह है कि ये 2G नेटवर्क में भी आसानी के साथ काम कर सकता है। इंडिया वापस आ गया। जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हो गया तो बाकी सब टीचर्स जैसे पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, मेरे को भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। एक तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और वो सब इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और जो टीचर होते हैं जिनके पास उतने बढ़िया मोबाइल ना हो या जितना उनको मोबाइल यूज़ करने का उतना आदत ना हो, उनके लिए तो ऑनलाइन पढ़ाना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये ज़रूरत है कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो, जो हमने एप्लीकेशन बनाया वाइज ऐप, जिसमें एक ही जगह में ये सारी चीज़ें हो जाए, जहाँ टीचर आसानी से लाइव क्लास भी ले सके, बच्चों को स्टडी मटेरियल भी दे सके, असाइनमेंट भी दे सके और डिस्कशन कर सके, उनसे डाउट्स क्लियर कर सके, सारी चीज़ें एक जगह पे हो जाए। मैं खुद टीचर हूँ और मैं टीचरों की और बच्चों की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को समझता हूँ। तो उन प्रॉब्लम्स को समझ के मैंने अपने दोस्त से बात की, बिलाल आबिदी, जो यूपी से है। 15 जुलाई को इस पर काम करना शुरू किया और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में 28 जुलाई को हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वाइज ऐप के नाम से। ये कम्प्लीटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है जो हमारा प्रोडक्ट है। और जो हमारा सिस्टम बनाया है हमने, वो बहुत ही सिक्योर है। हम कभी भी किसी का फ़ोन नंबर किसी एडवर्टाइज़र को नहीं भेजते। आपको कभी ऐसा कोई कॉल नहीं आएगा कि हमारा ये सर्विस खरीद लो, वो सर्विस खरीद लो। सबसे अच्छा डेटा प्रोटेक्शन जो होता है मार्केट का, जो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा यूज़ है, हमने वो वाला यूज़ किया है। और हम कभी किसी थर्ड पार्टी को आपका फ़ोन नंबर नहीं भेजते या आपका डेटा नहीं बेचते। यहाँ 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, लाखों करोड़ों टीचर्स हैं, उन सब के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। तो बहुत सिंपल है, बहुत रिलायबल है। इन दोनों नौजवानों ने मिलकर वॉइस ऐप जारी किया है, जो न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की ज़रूरत बन सकता है। तलबा और असातिज़ा इस ऐप से फ़ायदा उठाते हुए घर बैठे दर्स व तदरीस के सिलसिले को जारी रख सकते हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। हर साल 25 मुहर्रमुल हराम से यूपी के फैज़ाबाद के कचोचा में वाक़ दरगाह हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इन दिनों कोरोना के सबब दरगाह के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने अपील की है कि उर्स सादगी से मनाएं, गरीबों और नादारों की मदद करें, राशन तकसीम करें, मरीज़ों के इलाज पर रकम खर्च करें, गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाने में इनके घर वालों की मदद करें। आशिकाने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से अपील करता हूं कि आप हजरात जहां हैं वहां रहकर हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का उर्से पाक ज़्यादा से ज़्यादा कारे खैर चैरिटी करके मनाएं। आप हजरात अपने इलाके मोहल्ले के इमामों की माली मदद करके मखदूम पाक की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें।
अमरावती में कोविड-19 अस्पताल के नर्सों ने हुकूमत के खिलाफ आज से एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाजी नर्सेस का मुतालबा है कि कोविड-19 अस्पताल में नर्स स्टाफ को बढ़ाया जाए। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल कोरोना से मुतासिर मरीजों की खिदमत में लगी हैं और इन्हें एक दिन की भी छुट्टी मैसर नहीं है। प्रायव्हेट नर्सेस असोसिएशन आणि विविध संघटना मिळून एकत्र हे आंदोलन करण्यात येत आहे। जसे की शासकीय कर्मचारी जे शासकीय पदावर कार्यरत आहेत स्टाफ परिचारिका त्या आणि कंत्राटी परिचारिका ह्या सर्व मिळून जर महाराष्ट्र शासनाने या आमच्या मागण्यांकडे जर लक्ष दिले नाही। कर्नाटक अनएडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन रायचूर के लीडरों ने गैर इमदादी स्कूलों और निजी तालीमी इदारों के टीचरों के साथ नाइंसाफ़ी करने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। एसोसिएशन के लीडरों ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर आज कर्नाटक के रायचूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। एसोसिएशन के लीडर सलमान रिजवी और इकबाल अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अनएडेड स्कूलों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है और आमदनी मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से टीचरों को तनख्वाहों की अदायगी एक बड़ा मसला बन चुकी है। से जो स्कूल बंद किए गए कोरोना वायरस की वजह से वो आज तक हमारे स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि सारे बिजनेस और दूसरे दफातर शुरू हो चुके हैं। हमारा यही मुतालबा है कुस्मा की तरफ से कि भाई जब सारी चीज़ें खुल गई हैं तो स्कूल्स के लिए भी हमको परमिशन दिया जाए, ताकि हम बच्चों का एजुकेशन जो हम संवारना चाहते हैं। इतने बड़े गैप से हमारा बहुत बड़ा मसला हो जा रहा है कि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई से एजुकेशन से सबसे दूर हो रहे हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स के लिए जो है ना आसानियाँ करना चाहिए। अब 6 महीने हो गया है तकरीबन जो है ना दूसरे ऑफिसर्स वगैरह सब चालू हो गए हैं। हम अपील करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ स्कूल्स वगैरह भी अगर स्टार्ट कर दिए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बच्चों के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, सबके लिए जो है ना इंशाअल्लाह एक अच्छी बात होगी। कोलकाता के राजा बाजार के नारकल डांगा बस्ती में आग लगने की वजह से 50 से ज्यादा कच्चे मकानात जलकर राख हो गए। रियासती वजीर सुजीत बासु ने हालात का जायजा लिया और आग लगने की वजूहात की जांच करने की हिदायत दी। सुजीत बासु ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कच्चे मकानात पर रहने वालों की मदद की जाएगी। तो चावल भी नहीं, आलू भी नहीं, प्याज भी बच्चे लोग खाने का, बच्चा लोग को खिलाने का यही टेंशन है। कोई अगर मदद कर सके तो थोड़ा चावल हुआ, आलू का मदद कर। तो डेक्ची उक्ची भी नहीं है तो किसने पता के कुछ भी नहीं है। आज इतना क्षति हो गया, 100 फैमिली तो बर्बाद हो गया। मेयर को कान में तो बात करेगा तब न व्यवस्था होगा। आज तो लॉकडाउन है तो वह मैं कोशिश करता है मेयर का लिए बात करता है। इनका जितना दिक्कत होगा दिक्कत नहीं होने देगा। योगा टीचर रफिया नाज पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के मामले में इल्ज़ाम में घिरे कांग्रेस रुकन असम्बली इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रफिया नाज के जरिए शिकायत दर्ज करने की समाअत कर रही रांची सिविल कोर्ट में आज एक मरतबा फिर समाअत हुई। समाअत के दौरान रफिया नाज का बयान कोरोना के दौर में कैसे दर्ज हो और इसके लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की गई है। रिकॉर्डिंग के लिए रखा गया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने जानना चाहा और चूँकि कोविड पेंडेमिक में पहली बार कंप्लेन केस में एविडेंस रिकॉर्डिंग का काम होगा, ये पहला केस है, तो उसमें एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होगा उसके लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ पे कंप्लेनेंट जहाँ से गवाही देगी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, उसका सिग्नेचर कैसे होगा, वो सारे पहलू पे एक प्रोसेस कैसे बढ़े उसकी तैयारी को लेकर 21 सितंबर को तिथि निर्धारित किया गया है कि आखिर ये गवाही जो पहली बार होगी इस न्यायालय से तो कैसे होगी, उसके लिए कैसे कैसे लोगों को अर्जमेंट क्या किया जाएगा, तो उस पर 21 सितंबर को लिए तिथि निर्धारित की गई। मारूफ शायर शम्स जालनवी पर शाये खुसूसी ज़मीमा शम्स नंबर का इजरा औरंगाबाद में अमल में आया। ये खुसूसी ज़मीमा लातूर से शाये होने वाले माहनामा तालीमी सफ़र की जानिब से शाये किया गया। औरंगाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में शम्स जालनवी नंबर का इजरा अमल में आया। इस शुमारे में शम्स जालनवी के अदबी सफ़र पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुहिबान उर्दू ने शम्स जालनवी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और इस बात का अज़्म किया कि उर्दू की बेलौस खिदमत करने वालों पर कलम उठाया जाएगा। वाज़ेह है कि शम्स जालनवी का पिछले महीने इंतकाल हुआ है। आज से मैंने रब्ता कायम किया, कमोबेश 22 शोरा से अदबा से मैंने रब्ता कायम किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कलील वक्त में तमाम ही हज़रात ने जो है अपना मवाद मुझे इरसाल किया
और बर वक्त मैं डॉक्टर खलील साहब तक वो पहुंचा भी सका। और आज जो है अल्लाह के फजल करम से ये गोशा हज़रत शम्स जालनवी आपके सामने मौजूद है। जो शुमारा है वो शम्स जालनवी साहब का नंबर है। हम लोग सब जानते हैं कि मराठवाड़े के अलावा हिंदुस्तान भर में शम्स जालनवी साहब के चाहने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनको सुनने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि इतना बड़ा शायर गुमनामी का शिकार होता गया। उसकी वजह हम लोग भी हैं कि हम लोगों ने उन्हें ज़िंदा रहते हुए उनकी ज़िंदगी में उतनी कदर नहीं की जितना कि करनी चाहिए। अभी जो बात हुई उनके ताल्लुक़ से कि उनकी जो कदर नहीं हुई, ऐसा नहीं है, उनकी कदरदानी बहुत हुई है। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है, लेकिन माली तौर पर उनको वो मदद नहीं मिल सकी। शोहरत बहुत मिली उनको, लेकिन माली तौर पर जो मदद मिलनी चाहिए था वो नहीं मिल सकी। अभी भी मौका है, उनके अफराद ख़ानदान को मदद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो लगते रहे, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली खुलकर अफसरान की अदम कारकर्दगी के खिलाफ बोल रहे हैं। अलीगढ़ में मेयर मोहम्मद फुरकान ने जहां गुज़िश्ता रोज सिटी कमिश्नर सत्यप्रकाश पटेल और दीगर अफसरान की कारकर्दगी पर बयान दिया था, वहीं आज बीजेपी से शहर मेंबर असेंबली संजीव राजा ने अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए पूरे मामले से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज़ अलीगढ़ के अफसरान और अवामी नुमाइंदगान के साथ जायज़ा मीटिंग की थी, जिसमें शहर से मेंबर असेंबली संजीव राजा ने खुलकर अफसरान की कारकर्दगी पर तनकीद की। आज मीडिया से बात करते हुए संजीव राजा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को खोद दिया गया है। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के नाम पर अलीगढ़ शहर की चाहे जौन सी प्रमुख सड़क हो, बाजार हो या गली मोहल्ला हो, सारी सड़कों की स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसी खुदाई कर दी गई है कि व्यक्ति का पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं और जनता भी इससे आक्रोशित है। चालान काटने वाला ही स्वयं बिना हेलमेट के चलेगा तो समाज पर इसका क्या संदेश आ जाएगा, जिसको हमने संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी से वार्ता करके ऐसे जितने फ़ोटो भी हमारे पास आते हैं, मैं समझता हूँ अब तक लगभग 30 से 35 फ़ोटो हमारे पास आए होंगे और मैं आभारी हूँ संबंधित अधिकारी का जिसने बिना विलंब किए ऐसे सब फ़ोटो जो पुलिस वाले बिना हेलमेट के चल रहे थे उनके चालान किए हैं। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट की रहने वाली एक खातून के साथ नशीली दवा खिलाकर जिनसी इस्तेहसाल करने का मामला रोशनी में आया है। पुलिस ने साबिक मेयर शकुंतला भारती की मुदाखलत के बाद मुकदमा कायम किया। शकुंतला भारती मुतासरा खातून को लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची थी और अफसरान से मुलाकात की थी। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि 2014 में इसके शौहर की मौत हो गई थी। शौहर के एक दोस्त ने नशीली दवा खिलाकर इसके साथ ज़बरदस्ती की और वीडियो बनाई। मुतासरा ने बताया कि इसने पहले खुद को गैर शादीशुदा बताया, जो गलत था। अब वो वीडियो वायरल करने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक महिला ने ऐसा तहरीर प्रस्तुत किया था कप्तान साहब के सामने कि कोई व्यक्ति है जो उसके साथ उसने गलत संबंध स्थापित किया और उसको मारपीट किया है उसके साथ और जान से मारने की धमकी देता है। तो उसकी तहरीर के आधार पर थाना दिल्ली गेट में मुकदमा सम्यक धाराएं जो भी उस पर बन सकती थी और धोखाधड़ी का भी उसने आरोप लगाया है। ये सारी धाराएं जो भी तहरीर के आधार पर बन सकती थी उनके तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी महोदय जी ने अति शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश कर दिए और उसकी गिरफ्तारी अति शीघ्र हो जाएगी। वो जो जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं, जो ऐसी बच्चियों के साथ में इस तरीके की हरकतें घनौला कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर। तो क्या लड़की को गुमराह कर रहा था? लड़की को बहुत समय से गुमराह करता रहा वो। अच्छा, लड़के का आना जाना कैसे था घर पे? उसके पति से मैंने बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने बोला उसके पति से दोस्ती थी और वो घर पे आता जाता था पहले से ही। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।